टाइप 7 सभ्यता। विष्णु, अल्लाह, जीसस। क्या टाइप 7 सभ्यता हमारे लिए भगवान की तरह है? क्या हम, जिन्हें भगवान कहा जाता है, ऐसे ही हैं? मेरे द्वारा ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, कल्पना कीजिए कि आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं जिसमें धोनी सिक्सर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि गेंद सिक्सर के बजाय फील्डर के हाथ में जाने लगती है, इसलिए आप एक वीडियो की तरह समय रोकते हैं और फिर गेंद अंदर चली जाती है क्षेत्ररक्षक के सामने, और फिर आप इसे दूसरी जगह ले जाते हैं और समय को फिर से खेलते हैं। यह बिल्कुल वही है जो टाइप 7 सभ्यता का प्राणी कर सकता है, क्योंकि सभी वास्तविकताएं, सभी आयाम, सभी समय रेखाएं, यहां तक कि सभी प्राकृतिक कानूनों को टाइप 7 द्वारा बदला जा सकता है। एक क्लिक से प्राणी अजेय लगता है ना? खैर, अब इस दृश्य को एक अलग नजरिए से देखते हैं। अब कल्पना करें कि आप धोनी हैं, जिन्होंने वह शॉट खेला है, और टाइप 7 सभ्यता का प्राणी कोई और है जो दर्शकों के बीच खड़ा है और समय को रोक देता है। अब आप जानते हैं क्या होगा इस दृश्य के बारे में सबसे अजीब बात? वह जीव आपको बचाने के बाद आपके साथ सेल्फी भी ले सकता है और निकल भी सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब तकनीकी रूप से इन सब के बाद 3 प्रमुख सवाल यहीं खड़े हैं। पहला, क्या इतनी उन्नत एलियन सभ्यता वास्तव में अस्तित्व में है, और वैज्ञानिक इस बात से कितने आश्वस्त हैं? दूसरा, यदि हां, तो क्या गारंटी है कि यह हमारे बीच अपना रूप नहीं बदल रहा है? यह भी एक संभावना है ना? और तीसरा सवाल, मान लीजिए कि उन्नत सभ्यता हमारे बीच अपना स्वरूप नहीं बदल रही है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसका अस्तित्व है, तो फिर ऐसा क्या है जो इसे हमसे दूर रख रहा है? खैर, यह तीसरा सवाल कितना भी रहस्यमय क्यों न लगे, हमें दुर्भाग्य से या दुर्भाग्य से तीनों सवालों के जवाब एक क्रम में समझने होंगे, ताकि इस सभ्यता के पैमाने की अवधारणा पूरी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि इस प्रकार के 7 प्राणियों के प्राणी की अवधारणा एक अवधारणा है, या एक रूपरेखा है, या एक सिद्धांत है, या एक परिकल्पना है। लगभग 70 साल पहले एक तार्किक दृष्टिकोण के साथ शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने खुद इसे दुनिया के सामने रखा था। यह 1950 का दशक है, जब वैज्ञानिक एक विदेशी सभ्यता की खोज करना चाहते थे, और आज अमेरिका में एरिया 51 से संबंधित यूएफओ देखे जाने की खबरें आ रही थीं। 1940 के दशक के अंत से अमेरिकी नेवादा में एरिया 151 के नाम से जाने जाने वाले एक रहस्यमय क्षेत्र से आकर्षित हो गए हैं। एरिया 51 में वास्तव में क्या चल रहा है? विदेशी अवशेष हैं, और तभी वैज्ञानिकों ने ऐसी उन्नत विदेशी सभ्यताओं से संबंधित खतरों को अलग अलग प्रगति के पैमाने पर वर्गीकृत करना और भविष्यवाणी करना और उनका आकलन करना शुरू कर दिया। जैसे उन दिनों ऐसे 2 पैमाने काफी लोकप्रिय थे। पहला पैमाना था इंफॉर्मेशन मास्टरी स्केल, जिसके आधार पर कोई भी सभ्यता इतनी सारी सूचनाओं को नियंत्रित कर सकती है। इसके आधार पर A to Z तक ऐसे 26 स्तरों को कंट्रोल कर सकती है। और वहीं दूसरा पैमाना था माइक्रो डायमेंशनल मास्टरी स्केल, जो कोई भी सभ्यता छोटे सूक्ष्म स्तर पर इतनी चरम सीमा तक जा सकती है और वहां की वस्तुओं को नियंत्रित कर सकती है। उच्चतम स्तर ओमेगा सभ्यता प्रकार का था, जो अंतरिक्ष समय के ताने बाने को भी नियंत्रित कर सकता है, जिसका अर्थ है स्पष्ट रूप से ये 2 पैमाने ऐसी सभ्यता को इतनी सटीकता से वर्गीकृत कर सकते हैं कि अगर कल हम किसी विदेशी सभ्यता द्वारा उठाए जाते हैं, तो हम इसके स्तर का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यह हमारे लिए खतरा है, भले ही वह वहां हो, लेकिन 1 मिनट रुकें। इसका अनुमान लगाने के लिए हमें पहले अपना स्कोर जानना चाहिए, और ठीक है, यहीं से चीजें घटित होनी शुरू हुईं, क्योंकि इन दोनों पैमानों पर जैसे ही हम इंसानों को प्लॉट करते हैं, अचानक सूचना के पैमाने पर हम इंसान पी के स्तर पर आ जाते हैं, जो कि काफी उन्नत स्तर है। लेकिन दूसरी ओर सूक्ष्म आयामी पैमाने पर 70 साल बाद भी प्रगति की दृष्टि से हम टाइप 5 के स्तर पर पहुंचते हैं, जो ओमेगा टाइप से बहुत दूर है। इसलिए कुल मिलाकर इसका मतलब केवल इन 2 पैमानों के अति विशिष्ट मापदंडों पर एलियंस को वर्गीकृत करना है, जो इन पैमानों की सबसे बड़ी समस्या है। और हम एक सार्वभौमिक पैमाने की आवश्यकता है, जो सभी कारकों पर विचार कर सके और एक पैमाने पर हमें बता सके कि वह सभ्यता किस स्तर पर गिरी है, ताकि ऐसे विरोधाभास पैदा न हो कि एक पैमाने पर हम एक उन्नत सभ्यता देख सकें
और दूसरे पैमाने पर नहीं। इतनी उन्नत सभ्यता और यहीं पर टाइप 7 सभ्यता की अवधारणा से यह संकेत मिला कि ऐसी सभ्यता भी अस्तित्व में हो सकती है। बहुत खूब, हम जानेंगे कैसे। तो वास्तव में उन दिनों वैज्ञानिक इस बारे में सोच रहे थे कि एक सार्वभौमिक पैमाना क्या हो सकता है जो सटीक भी हो, लेकिन साथ ही तार्किक असामान्यताएं भी पैदा न करे। और इसी सटीक विचार पर आधारित होकर वर्ष 1964 में खगोल वैज्ञानिक निकोलाई कार्दाशेव ने पिछले 2 पैमानों में एक सामान्य कारक की पहचान की गई, ऊर्जा की खपत। कार्दाशेव ने सोचा कि क्या जानकारी तक पहुंच बनाना है या अति सूक्ष्म चीजों को नियंत्रित करना है। जितना अधिक आप करेंगे उतना अधिक आप प्रगति करेंगे, आपको उतनी अधिक ऊर्जा का उपयोग करना होगा। इसलिए ऊर्जा वह एकीकृत पैमाना बन गई और साथ में यह विचार कार्दाशेव ने ऊर्जा की खपत के आधार पर एक बिल्कुल नए पैमाने का आविष्कार किया जिसे कार्दाशेव पैमाना कहा जाता है। इस नए पैमाने में शुरू में टाइप 1 से लेकर टाइप 3 सभ्यता तक इन 3 स्तरों में मैंने सभी सभ्यताओं को वर्गीकृत किया, लेकिन बाद में यह विचार बहुत उपयोगी था। बाकी वैज्ञानिकों को अंततः उन्होंने टाइप 5 से टाइप 7 में जोड़ा और 4 और स्तर जोड़े और अंत में एक पैमाने का आविष्कार किया गया जो तार्किक रूप से एक अत्यधिक उन्नत प्राणी के अस्तित्व को उचित ठहरा सकता था। अब इस पूरे नए में कोई समस्या नहीं थी स्केल 1 को छोड़कर, यानी इस स्केल ने सचमुच हमें हमारी कीमत दिखा दी। एक दर्पण की तरह हमें वही दिया गया, हमें दिखाया गया कि हम तकनीकी रूप से बहुत पिछड़े प्राणी हैं और एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया था कि कम से कम टाइप 7 सभ्यता को छोड़ दें। क्या हम भविष्य में कभी इतना आगे बढ़ पाएंगे कि हम किसी अपेक्षाकृत सरल सभ्यता की तरह टाइप 3 सभ्यता का पता लगा सकें? क्या हम इतना आगे बढ़ पाएंगे और क्या हम तब तक जीवित रह पाएंगे? देखिए, खगोल वैज्ञानिक कार्ल सागन ने जब गणना की कि हम कितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तब उन्हें पता चला कि अब भी हम इंसान टाइप 1 सभ्यता तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। हम 0.73 के स्तर पर हैं और टाइप 1 सभ्यता बनने के लिए ही हमें दूसरी सभ्यता की जरूरत पड़ेगी 200 300 वर्ष। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइपियोस सभ्यता वह स्तर है जहां हम अपने घरेलू ग्रह की लगभग 100% ऊर्जा निचोड़ने के लिए अपनी आधुनिक तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होंगे। और फिर उसके बाद हमारी उच्च तकनीक अत्यधिक उन्नत जीवन शैली को और अधिक समर्थन देने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तब हम सूर्य जैसे अपने ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने और उनसे अधिक ऊर्जा निचोड़ने में सक्षम होंगे, जो हमें टाइप 2 सभ्यता के करीब लाएगा। हम मूल रूप से अपने मेजबान तारे को कवर करेंगे, जो हमारे मामले में सूर्य है, डायसन क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग चमत्कार के साथ, जो हमारी सौर ऊर्जा को अपने सौर पैनल रिंग से पृथ्वी पर बिजली के रूप में लाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ है सूर्य की सभी ऊर्जा को लाना होगा, निचोड़ा जा सकेगा और इस ऊर्जा से अंततः हम ऐसी तकनीक बना सकेंगे जो हमें अन्य सौर मंडलों तक पहुंचने में मदद करेगी। और ऐसा करके हम डायसन क्षेत्रों के माध्यम से अन्य सौर मंडलों के सूर्यों को भी निचोड़ने में सक्षम होंगे और हम सक्षम होंगे हमारी प्रौद्योगिकी उन्नति को इस हद तक उत्प्रेरित करना कि धीरे धीरे हम पूरी आकाश गंगा पर कब्जा कर सकेंगे और आकाश गंगा के प्रत्येक तारे को डायसन गोले द्वारा कवर किया जा सकेगा। और ऐसा करके हम टाइप 3 सभ्यता बन जाएंगे। अब चलो सपने देखना बंद करें, थोड़ा और पृथ्वी पर आई। यथार्थ रूप से कहें तो अभी हम सूर्य की पूरी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं और हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने में भी सक्षम नहीं हैं और पृथ्वी की ऊर्जा का भी उपयोग करने में सक्षम नहीं है। तो जब हम उपयोग करने में असमर्थ हैं पृथ्वी की कुल ऊर्जा, तो हम एक उन्नत विदेशी सभ्यता का पता कैसे लगाएंगे? यह संभव नहीं है। तो फिर हमारे वैज्ञानिकों ने टाइप 7 सभ्यता के अस्तित्व का विचार क्यों बनाया? खैर, जब हमने इस विषय पर कुछ शोध किया तो हमें पता चला कि यह विचार मूल रूप से शायद कार्दाशेव को दिया गया था। यदि उनके समय में उन्होंने ब्रह्मांड की छवियां देखी थीं, जिन्हें एडविन हबल जैसे आधुनिक खगोल भौतिकीविदों ने देखा था, वास्तव में कार्दाशेव ने दावा किया था कि केवल 3 स्तर हैं सभ्यताओं का, क्योंकि उस दौरान हमें आकाशगंगा के बाहर के ब्रह्मांड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक एडविन हबल ने
आधुनिक दूरबीनों के माध्यम से नई आकाशगंगाओं की खोज की, वैज्ञानिकों ने इस पैमाने पर और अधिक सभ्यतागत स्तरों को जोड़ना शुरू कर दिया जो ऊर्जा को निचोड़ने में सक्षम थे। आकाशगंगाओं से भी बड़ी चीजें इस तरह उन्होंने इस पैमाने पर सभ्यताओं के 4 और स्तर जोड़ दिए। अब ये 4 सभ्यताएं कौन थीं और उनकी शक्तियां क्या थीं? तो जैसा कि हम जानते थे, जैसे ही टाइप 3 सभ्यता में बदलाव आएगा, मनुष्य आकाशगंगा के सभी तारों पर कब्जा कर लेगा। लेकिन इस बिंदु के बाद धीरे धीरे हमारी ऊर्जा खपत और भी अधिक बढ़ जाएगी और आकाशगंगा के सभी तारे भी पूरी नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि अब हम तारों से भी अधिक ऊर्जावान घटनाओं से ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होंगे, जैसे सुपरनोवा गामा किरण विस्फोट। विस्फोटों से हम ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होंगे, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली घटनाएं हैं। इस स्तर पर हम होंगे। हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार तारों को भी बनाने और नष्ट करने में सक्षम होंगे और हम इस विशाल ऊर्जा पर शासन करके और इसका उपयोग करके पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में रखने में सक्षम होंगे। हम अपनी तकनीक को उस स्तर तक बढ़ा देंगे कि हम टाइप 4 सभ्यता बन जाएंगे। अब ऐसे में शायद आप सोचें कि ब्रह्मांड में और क्या बचा है। टाइप 4 सभ्यता की सारी ऊर्जा ने सब कुछ सोख लिया है। हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, है ना? अच्छी तरह से नहीं। वास्तव में उन दिनों वैज्ञानिक समुदाय में स्ट्रिंग थ्योरी जैसे कई आधुनिक सिद्धांत बनने शुरू हो गए थे, जो मल्टीवर्स और मल्टीपल आयामों के अस्तित्व के बारे में बात कर रहे थे। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या होगा यदि कुछ सभ्यताएं हैं जो हमारे अपने सार्वभौमिक दायरे से बाहर रहती हैं, और शायद इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी नजर हम पर है। और इसी सोच के साथ टाइप 5 स्तर की सभ्यता का जन्म हुआ। इस स्तर पर हम सचमुच पूरी आकाशगंगाओं को निचोड़ लेंगे और अंत में हम एक ऐसी तकनीक बनाएंगे जो हमें समानांतर ब्रह्मांडों में यात्रा करा सकती है। आप जानते हैं, डीसी के फ्लैश की तरह जो अंतर आयामी पोर्टलों के माध्यम से समानांतर ब्रह्मांडों में छलांग लगा सकता है, यह अपने आप में दिमाग चकरा देने वाला है ना। जरा ऐसी उन्नत सभ्यता की कल्पना करें जिसने अपने ही ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा निचोड़ ली है और उन द्वारों के माध्यम से वे अपनी सुविधानुसार अन्य ब्रह्मांडों में यात्रा कर रहे हैं और उन छिपे हुए आयामों से वे सारी ऊर्जा निकाल रहे हैं। ऐसा करने की शक्ति से एक सभ्यता होगी। आधिकारिक तौर पर टाइप 6 सभ्यता का लेबल दिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि इस स्तर पर पहुंचने के बाद उस सभ्यता के पास पूरे ब्रह्मांड का संपूर्ण नियंत्रण होगा। केवल एक चीज जिस पर उनका नियंत्रण नहीं होगा, और वह है भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ पदार्थ को बनाने और नष्ट करने की शक्ति। इसलिए टाइप 6 सभ्यता की जगह टाइप 7 सभ्यता कहलाएगी, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार टाइप 7 सभ्यता एक सभ्यता है जो सभ्यता नहीं है, लेकिन एक व्यक्तिगत शक्ति। यह एक व्यक्तिगत मन सत्ता होगी जिसमें संपूर्ण सर्वव्यापी के सभी विचार, सभी जानकारी और सभी समय रेखाओं को पार कर लिया जाएगा। अर्थात संपूर्ण सर्वव्यापी में जो भी चेतना है, सब कुछ एक के मन में पार हो जाएगा। सुपर बीइंग, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, 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 सर्वज्ञ, जिसका अर्थ है कि उसे हर चीज का ज्ञान है। वह एक ऐसे सुपर बीइंग में बदल जाएगा जिसे आज हम भगवान कहते हैं। लेकिन अंतर यह है कि शायद ये वास्तव में भगवान नहीं है, क्योंकि हम भगवान को केवल अच्छाई के साथ जोड़ें। अब दोस्तों, यहां एक बहुत ही गहरा सवाल आता है कि इसका क्या प्रमाण है कि टाइप 7 सभ्यता का अस्तित्व आज की तारीख में मौजूद नहीं है और हम पहले से ही इसका हिस्सा नहीं हैं। खैर, क्या प्रमाण है कि हम इंसान हैं? हमारी पृथ्वी या हमारी पूरी ब्रह्मांड सिर्फ उस सुपर बीइंग का एक हिस्सा नहीं है। और यह मुझे अपरिहार्य प्रश्न और वीडियो के शीर्षक पर लाता है कि क्या हम वास्तव में ऐसे सुपर बीइंग के अंदर रहते हुए इसके अस्तित्व का पता लगा सकते हैं? खैर, अधिकांश वैज्ञानिक और मेरे अनुसार भी इसकी संभावना लगभग असंभव है। हम इस बात को एक और दिलचस्प नजरिए से समझ सकते हैं, जीव विज्ञान के नजरिए से। जैसे कि 500 मिलियन साल पहले जब यह स्पंज पृथ्वी पर आया था, तो यह लगभग सभी जीवन प्रक्रियाएं करता था, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, उत्सर्जन, इन छिद्रों के माध्यम से। लेकिन जैसा जैसे ही इसकी कोशिकाएं अधिक ऊर्जा उपभोग करने लगीं, वे कोशिकाएं स्वयं विकसित हुईं
और समूहों में विभाजित हो गईं, और धीरे धीरे वे कोशिकाएं ऐसे अंगों में बदल गईं जिन्हें शरीर में अलग अलग भूमिकाएं मिलने लगीं, जैसे हृदय कोशिकाएं प्रसारित होने लगीं या शुक्राणु कोशिकाएं और अंडे प्रजनन करने लगे। स्पंज अपनी संरचना में इंसानों की तरह अधिक जटिल हो गया, जिसके कारण हमें कुछ संरचनाओं और संवेदी अंगों को स्थानांतरित करने के लिए अतिरिक्त शक्तियां मिलनी शुरू हो गईं। लंबी कहानी छोटी शरीर की कोशिकाएं जितनी अधिक ऊर्जा का उपभोग करेंगी, उतनी ही अधिक शक्ति उस शरीर को मिलेगी। और यही वास्तव में है टाइप 7 सभ्यता के साथ हो रहा है। हम और अन्य सभ्यताएं जितनी अधिक ऊर्जा की खपत करेंगे और जितने अधिक उन्नत स्तर के होंगे, हम उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे। टाइप 7 सभ्यता वास्तव में अर्थपूर्ण होती जा रही है। एक तरफ हम कह सकते हैं कि हमारा विकास टाइप करने की शक्ति दे रहा है। 7 और इस शक्ति की मदद से वे खुद को अदृश्य या अजेय रखने में सक्षम हैं। और अब मुझे पता है कि यह एक दिमाग चकरा देने वाली अवधारणा है, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है। वास्तव में कई वैज्ञानिक कहते हैं कि हम यहां तक कह सकते हैं कि हम इसके मस्तिष्क में रह रहे हैं उन्नत सभ्यता, क्योंकि और इस पर विश्वास करना बहुत कठिन है। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क कोशिकाओं और ब्रह्मांड के बीच बहुत सारी समानताएं पाई हैं। इसका मतलब है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक मस्तिष्क हो सकता है, और इसमें मौजूद सभी आकाश गंगाएं हमारे मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन्स के जाल की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब कई वैज्ञानिक वास्तव में इस अवधारणा पर विस्तार से शोध कर रहे हैं, और हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे मैंने पूरी गहराई से कवर किया है, जिसे आप यहां क्लिक करके आई बटन पर देख सकते हैं, या आप वीडियो यहां देख सकते हैं। इसकी जांच जरूर करें। यह एक बहुत ही रहस्यमय अवधारणा है और यह मन को झकझोर देने वाली है। और अगर आप यहां तक रुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।